एक स्पाउसेस जो उनकी पत्नियां हैं, जब मेन डे इवेंट होगा तो उनको ऑक्यूपाई रखने के लिए और उनको भारत की परंपराओं से अवगत कराने के लिए एक और इवेंट है। वो उसकी शुरुआत है पहले इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट से, क्योंकि वो भी खाली एंटरटेनमेंट टाइप इवेंट नहीं है, वो बहुत ही सब्सटैंशियल इवेंट है। और उस सब्सटैंशियल इवेंट में एक तरफ मिलेट्स, ईयर ऑफ द मिलेट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने में कैसे मदद करते हैं, या दूसरी तरफ मिलेट से जो फूड सिक्योरिटी है वो कैसे बढ़ती है। साथ ही कम पानी के अंदर कम खपत के साथ हम अधिक प्रोडक्शन कर पाएंगे और ज्यादा न्यूट्रिशियस भोजन होगा, तो कई किस्म की जो चीजें हैं, बीमारियां हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, उनको दूर किया जाएगा। और डायबिटिक से लेकर जो कई किस्म के एलर्जिक रिएक्शंस हैं शरीर के, उनको ठीक किया जाएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता की जब बात होती है तो उस समय पर हम मोटा अनाज ही खाते थे, जो कि वहाँ की ग्रेनरी से निकला है, वहाँ की चीजों से निकला है। और भारत का भोजन है ये, तो शुरू में उनको वो दिखाया जाएगा। किसी राष्ट्र की जीवन यात्रा में बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जो वो पूरी दुनिया को अपनी संस्कृति दिखा सकता है। ऐसा ही मौका मिला है भारत को G20 समिट के तौर पर, और भारत की 5000 साल पुरानी सभ्यता संस्कृति को दिखाने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। तो ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर मीनाक्षी लेखी जी। धन्यवाद आपका जी, आज तक तो स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कितनी बड़ा ये अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए अपना कल्चर दिखाने के लिए जी। क्या बहुत सारी चीजें क्योंकि हमारे कल्चर को डिफाइन करती हैं जी। कितना मुश्किल था आपके लिए चीजों को चुनना, फिर क्रिएट करना, ताकि हम लोगों को दिखा सके? कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी भी होती है, और भारत के साथ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी कल्चरल एस्पेक्ट्स में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतने हजारों साल की जो हमारी सांस्कृतिक सभ्यता रही और सांस्कृतिक उत्सव इस देश ने मनाया हर मुश्किल के बावजूद, और किस प्रकार से अपनी संस्कृति को जीवित रखा, उसको कुछ घंटे कुछ दिनों में संजो पाना बहुत कठिन है। मगर एक उत्तम प्रयास रहा, और उस प्रयास में 50 स्थानों को चुना गया, जिन 50 स्थानों पर 50 तरीके का भोजन, 50 तरीके के वस्त्र, 50 तरीके की वेशभूषा, 50 तरीके की कला, क्राफ्ट, वो सबको दिखाया। और सुनने के लिए अलग अलग संगीत, वाद्य यंत्र, नृत्य, उस क्षेत्र की परंपरागत जो भी ऊंचाइयां हैं उनको दिखाने का प्रयास किया गया। और भारत में 50 भी कम है, और तो 50 जगहों को चुनना और उन 50 जगहों को व्यवस्थित करके पूरे देश समाज में आगे लेकर चलना, और देश दुनिया से आए लोगों को साधारण भाषा में समझाना, एक अपने आप में बहुत अनूठा एक्सपीरियंस था, और बहुत खुशी के साथ हम लोगों ने ये किया। चले हम आपके साथ जी। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, जहां पर पूरा संचालित किया जा रहा है कल्चर मिनिस्ट्री का जो कार्यक्रम होगा। मैम, हम मौजूद हैं इस कल्चर कॉरिडोर में। ऐसा ही एक कल्चर कॉरिडोर आपने भारत मंडपम में भी बनाया है, और जो लोग कहते हैं कि चकित कर देगा जो G20 के समिट के हमारे मेहमान आएंगे। वो बिल्कुल अलग स्केल पर है, और इसलिए मैं वो आपको पहले समय से पहले दिखा नहीं सकती। लेकिन आप ये जैसे देखिए, थिरुकुटु का एक मास्क है, पूरा ड्रेस है, वेशभूषा है, जो हमारे यहाँ का एक फोक डांस है, और केरल के भागों में परफॉर्म किया जाता है। ये मिट्टी के वेसल्स, और वो 2 मुख वाला एक पुरुष है जो एक हास्य व्यंग करते हुए उसका चेहरा है। ये घोड़े आपने देखे होंगे, और ये डेकोरेटिव पीसेस जो हैं, या ये वेसल्स, हड़प्पा मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ये जो कलाकृति मिट्टी को सींचने की, जो एक तरीके से कहा जाए कला के रूप में आगे निखारने की जो इन हाथों की कला है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राफ्ट है भारत के अंदर। और शुरू से आज तक उस परंपरा को हमने जीवित रखा। आप अंदाजा लगाइए, 5000 साल से अधिक ये परंपरा भारत में जीवित है, और आज भी इतनी सुंदर कलाकृति बनाने वाले कलाकार भारत में मौजूद हैं। ये
टैक्सीडर्मी का एक नमूना है, जहां पर एक क्रोकोडाइल मगरमच्छ को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, कैसे कास्टिंग होती है, वो दिखाया गया। यहाँ पे कंजर्वेशन, एक पेंटिंग जो समय के साथ थोड़ी फेड हो जाती है, उसके फेड होने के बाद जो है उसको रेस्टोर करना। ये कटे हुए कागज पे जो लिखी हुई हमारी कृतियां हैं, ये भी कम से कम कुछ नहीं तो 1400-1500 कुछ की है, मतलब 13-14वीं शताब्दी की। और उस कागज को, उसको प्रिजर्व करना, उससे भी पुरानी कलाकृतियां हैं। ये लकड़ी को प्रिजर्व करना और ये एक आर्टिफैक्ट को प्रिजर्व करना जिसमें रंग, मटेरियल, उन सब का आपको ध्यान रखना है। जो कपड़ा भी हो सकता है, पेपर भी हो सकता है। अब ये कंजर्वेशन के जो एफर्ट्स हैं, ये कल्चर वर्किंग ग्रुप का एक बहुत बड़ा और मतलब हम लोग लैब के बाहर खड़े हैं। एक्चुअली हम कंजर्वेशन लैब के बाहर खड़े, जहां अंदर ये सब काम होता है, ये सब काम होता है। और कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज G20 वर्किंग कल्चर वर्किंग ग्रुप का एक बहुत बड़ा आयाम था, जिसमें सब देशों के बीच में कोऑपरेशन हो, सब लोग एक दूसरे की मदद करें, नई टेक्नोलॉजी का यूज करके कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन का काम करें। अगर आप ये हाथी, वही टेराकोटा का बना हुआ है, जिसमें एक आयनार मंदिर है। जी जी जी। और ये हमारे यहाँ मतलब हाथी इस मुद्रा में मंदिरों से लेकर तमाम जगहों पर आप पाएंगे कि ये हमारी सभ्यता का ही हिस्सा है, एक कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा है, जिसमें हाथी न केवल एक पशु के रूप में बल्कि एक देव के रूप में हम पूजते हैं। और हाथी मतलब तो सीधा भारत। और दिखाता है कि हम कितने जुड़े हुए हैं नेचर से, वाइल्ड लाइफ से, एनवायरनमेंट से। और तो इसलिए जो सेकेंड एस्पेक्ट है कल्चर वर्किंग ग्रुप का, एसडीजी को प्राप्त करना और किस तरीके से हम हेरिटेज कंजर्वेशन एक तरफ करें, लेकिन एसडीजी मतलब जो जीवित ऐसे रोजमर्रा की चीजें हैं जिनके अंदर हम ये मधुबनी, ये भी बताइए, ये जीवित लिविंग ट्रेडिशंस हैं। ये ट्रेडिशन जीवित है क्योंकि साल दर साल, सेंचुरी बाय सेंचुरी, और आम महिलाएं इसको अपने घर की दीवार पर पेंट करती थी। और अब इसको हमने एक तरीके से मॉडिफाई किया और इसको कैनवस और कपड़ा और तमाम जगहों पे पेंटिंग शुरू की। लेकिन फोक आर्ट और जो क्लासिकल आर्ट है, दोनों परंपराएं इस देश में बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये सब दिखाने का मौका हमको G20 पे मिल रहा है, तो दिखाएंगे ना, बताएंगे। शेयर्ड हेरिटेज की बात हो रही है कल्चर कॉरिडोर में। जी। 29 देश जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर देश ने कुछ ना कुछ अपना ऑब्जेक्ट भेजा है, कल्चर से जुड़ा हुआ, डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ। वहां का जो भी आइकॉनिक मास्टरपीस है वो उस कल्चर कॉरिडोर में होगा, उसके बारे में तो मैं दो पक्ष आपको बताना चाहती हूँ। पहला तो ये कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो बहुत कम लोग हैं या बहुत कम लोगों को ये पता है कि हमारे यहाँ पर जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं वो कई हजारों साल पुरानी है। वो कोई 14वीं-15वीं शताब्दी का कॉन्सेप्ट नहीं है। और अगर आप मानव अधिकार और ये सब बातें करें तो अशोक का स्तंभ जो है, आप उसको देख लें तो अशोक का स्तंभ यहाँ से लेके अफगानिस्तान तक लगे हुए हैं, चारों तरफ लगे हुए हैं। और उन स्तंभों पे ये तक लिखा हुआ है कि पशुओं के, पक्षियों के लिए आप पानी का इंतजाम करेंगे, पशु पक्षियों का अस्पताल होगा। तक्षशिला की जब बात होती है तो तक्षशिला में मानव का नहीं केवल बल्कि पशु पक्षियों का अस्पताल था और उनके अटेंडेंट्स के भी रहने की व्यवस्था थी। तो ये सब जब आप चीजें पाते हैं, और अब ये जो भी हमारा थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा कि हमारी जो इतिहास है वो खो गया कई कारणों से, क्योंकि उनको लगातार नुकसान पहुंचता रहा। लेकिन जो इसकी डिटेलिंग है वो चाइनीज ट्रैवलर्स और बाकी लोगों के संस्मरणों से पता, फॉरेन अकाउंट से मिलती है। तो अब जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है वहां पर वैशाली, नालंदा, ये सब स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज थी जहां पर पूरे देश दुनिया के लोग पढ़ने के लिए आते थे। और जो ट्रेडिशन है ऋग्वेद से शुरू होता है।
तो ऋग्वेद के अंदर अगर आप पाएंगे कि एक जगह नहीं कई जगह पर उसके मेंशन है कि राजा जो है वो एक जो बाद में सक्सेशन के आधार पे बनने लगा मिडिवल टाइम में, वो पहले एक इलेक्टेड पद होता था. सो राजा वाज नॉट सक्सेशन बेस इनहेरिटेंस बेस, हेरिडिटरी नहीं था वो. एक मतलब आज के प्रधानमंत्री, तो राजा मतलब चुनकर आता था, जो सभा चुनती थी, सभा समिति पंचायत, ये सब उसमें व्यवस्था थी. 3 लेवल की जो है व्यवस्था थी. और उसके बाद वो चोल साम्राज्य के समय पर भी ऐसा था कि ग्रामीण व्यवस्था में एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होती थी. एक हमने ऋचा जो है ऋग्वेद की जो 4th-5th सेंचुरी का मैन्युस्क्रिप्ट है वो हमने डिस्प्ले किया है, जो कि एक प्रेयर है एक्चुअली. संवदध्वम समगछत्वम संवो मनांसी जानताम, जिसका मतलब है कि हम एक ही हार्मनी में, एक ही तरीके से, एक ही भाषा में बात करें, एक ही तरफ हाथ मिलाकर आगे बढ़ें और हमारे मन और मस्तिष्क में भी हार्मनी हो, एकजुटता हो. तो ये जो है ये हमारी परंपराओं को दर्शाता है कि जब हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो खाली कहने मात्र की बात नहीं है, हम उसमें भी शांति की बात करते हैं, हार्मनी की बात करते हैं, एक दूसरे पे भरोसे की बात करते हैं और एक दूसरे की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं. तो ये G20 एक ऐसा मौका आया जिस पर हम भारत की परंपराओं को देश दुनिया को सबको बता पाए. एक बहुत विशाल कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी नटराज की मूर्ति भी जी 28 फुट की. अब अगर मैं उसका इतिहास आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये देखिए, ये मेटल क्राफ्ट है, साधारण घर के बर्तन. एक तरीके से ये मॉडर्न आर्ट है. मुद्रा बनाई गई है इसमें, लेकिन ये साधारण बर्तनों को आर्टिस्टिकली इस्तेमाल करके ये मुद्रा बनाई गई है. लेकिन इसमें मैं आपको जो बताना चाह रही हूं वो इतिहास बताना चाह रही हूं मेटल क्राफ्ट का. तो हमारी जो परंपरा है 3000 साल पहले, 5000 साल पहले, 6000 साल पहले हम लोग मेटल यूजर्स थे और हम लोग जो है ब्रॉन्ज और अन्य मेटल्स का इस्तेमाल करते थे. अष्ट धातु भी एक मंदिर की जितनी प्रतिमाएं अधिकतर वो अष्ट धातु से बनती. मेटलर्जी में तो अशोक का स्तंभ आज देख लीजिए आप, वो अभी तक कहीं देख लीजिए, उस स्तंभ के अंदर आज तक रस्टिंग नहीं हुई है. तो जब, मैं नाम नहीं लेना चाहती मगर बहुत सारी मॉडर्न जो देश हैं वो बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की, या आयरन को उन्होंने किस तरीके से इन्फ्यूज किया एक पर्टिकुलर अलॉय बनाने के लिए, स्टील बनाने के लिए. तो यहाँ तो आपके पास जीवित उदाहरण है हजारों साल पुराना 247 BC का, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ईसा के पूर्व हम लोग ऐसा मेटलर्जी पर काम कर रहे थे जिसके अंदर अनेक प्रकार की धातुओं को साफ करना, उनसे चीजें बनाना और यहां तक कि इस क्वालिटी की चीज बनाना लोहे से जो कि रस्टिंग नहीं हुई, आज तक रस्टिंग नहीं हुई. तो अष्ट धातु, और जब चोला ब्रॉन्जेस की बात होती है तो सब लोग हैरान होते हैं उनकी बारीकी से, उनके विषय को समझते हुए. तो जो चोला ब्रॉन्जेस हैं उसी को एक उदाहरण मात्र मानते हुए 28 फुट की नटराज जी की मूर्ति भारत मंडपम के लिए तैयार हुई है. और वो इस देश का 2 चीजें बताता है. एक तो आर्ट एंड क्राफ्ट, पर आर्ट एंड क्राफ्ट में हमेशा मानती हूँ हवा में नहीं होता, उसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान होता है, इंजीनियरिंग स्किल्स होती हैं. तो अगर आप 28 फुट की कास्टिंग से मेटल कास्ट करके मोल्ड बनाकर एक मूर्ति तैयार करते हैं और उस मूर्ति को स्थापित करते हैं कि वो गिरे नहीं, उठे कैसे, लगाएंगे कैसे, क्या करेंगे, वो वजन कैसे आएगा, पुली की कितनी स्ट्रेंथ होगी, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग स्किल है. तो एक तरफ क्रिएटिविटी और दूसरी तरफ इंजीनियरिंग, दोनों हाथ में हाथ डाल के आगे चलती हैं. वो चीजें अपने आप में अलग नहीं है. तो कभी कभी कहते हैं कि आर्ट क्राफ्ट अलग और साइंस अलग. भैया ये कपड़ा अगर डाई होता है तो बिना साइंस के डाई होता है? केमिकल प्रोसेस है. एग्जैक्टली. और इवन व्हेन
जब आप नेचुरल डाइज इस्तेमाल करते हैं तो उसकी भी केमिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए कि किस पौधे की जड़ से या पत्ते से या छाल से कौन सा रंग निकलेगा और कौन सी चीज उसमें मिलाएं कि वो रंग बदल जाए। चूना पत्थर का क्या रिएक्शन होता है, कितनी हीट जनरेट होती है, ये सब विषय है जिसमें आपको समझना होगा कि ये साथ साथ विज्ञान भी है, ये केवल आर्ट क्राफ्ट नहीं है। मैम आप कश्मीर भी गए, जी उससे पहले बहुत सारे डेलीगेट्स आए जी। G20 की जी। समिट के से जुड़े जी। हुए लोग, जी तमाम लोग वहां कश्मीर गए। जी एक जो सिक्योरिटी का जो एक हमेशा एक बात की जाती थी कि सेफ नहीं है, वहां पे जी। थ्रेट्स हैं, जी। इस बार कितना बदला आपको कश्मीर में? तो इसकी शुरुआत हुई, देखिए हर स्थान से जुड़ी हुई चीजें जो महत्व की हैं उसको हमने डिस्प्ले करने का प्रयास किया। तो अगर कश्मीर की बात करें तो पहला विचार किसी के भी मन में आता है तो वो जो है टूरिज्म का आता है। तो G20 जो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी वो कश्मीर में की और लोगों को वहां ले जाकर दिखाया कि भैया टूरिज्म के हिसाब से ये स्थिति है और इस तरीके से कश्मीरी आपका स्वागत कर रहे हैं। और कश्मीर की परंपराएं, कश्मीर का इतिहास बहुत लोगों को मालूम नहीं है। किसी को ये मालूम नहीं है कि 13 रूलर्स नहीं है महिलाएं कश्मीर की, और ये भी कोई नहीं जानता। राज तरंगिनी के विषय में लोगों को नहीं मालूम है, कलहन के विषय में पता नहीं है। और बुरजोहम में जो सबसे पुरानी जो है पिट ड्वेलर्स जिसको कहा जाता है, 1932, उसके बाद 62, उसके बाद 64, ये कई रिसर्च हुई है, उसमें आर्कियोलॉजिकल रिसर्च हुई, मगर अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा कि वो रिसर्च पब्लिश नहीं हुई। तो हमने फिर उसको पब्लिश भी कराया और एक पब्लिक डॉक्टर फोनिया करके हैं, पहले एडीजी रहे हैं एएसआई में, उनकी रिसर्च थी। तो आप सोचिए 62-64 की रिसर्च 2023 में पब्लिश होनी चाहिए, और मगर शुक्र है कि 2023 में हुई। तो वो पब्लिश हुई, जो कि आर्कियोलॉजी के से लिहाज से, एंथ्रोपोलॉजी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च है। और भारत में लोग बसते थे और उनका सिंधु घाटी सभ्यता के जो क्षेत्र थे वहां से उनका ट्रेड था और उनका जो समय काल है वो बहुत पुराना है। तो बहुत सारी चीजों को वो रेस्ट पे लेके जाता है। मैं उस विषय पे आज बात नहीं करना चाहती। आर्यन नॉन आर्यन जो एक संदर्भ बना के लोगों ने उसको डालने की कोशिश की, तो उन सारी मिथ्स को खत्म करता है। तो उनकी किताब जो है उसका अनावरण हुआ कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि वो कश्मीर की ही रिसर्च थी। और कश्मीर में कितनी और पुरानी जो है सभ्यता से जुड़ी हुई चीजें हैं, चैल्कोलिथिक एज की, उससे पहले कुशान पीरियड, ये सब कुछ उसमें है। तो वहां पे उन सब जगहों को देखने दिखाने का मौका मिला। मंदिरों की जो शैली आई वो कश्मीर से आई, और उसके आधार पे बहुत सारी मॉनेस्ट्रीज का निर्माण हुआ, तो वो भी कश्मीर है। तो अब खुशी इस बात की है कि हमने एक तरफ ये किया, दूसरी तरफ एक वितस्ता जो नदी है, उसका नाम का ओरिजिनल नाम जो है वो वितस्ता था, और जिसका मेंशन ऋग्वेद में है। तो वितस्ता के नाम से एक फेस्टिवल शुरू किया, और उस फेस्टिवल में आपको खुशी होगी जानकर, हर भारतीय को गर्व होगा कि मैं उन बच्चों के बीच में 11-11:30 बजे रात तक बैठी हुई थी, और सब लड़के लड़कियां डांस कर रहे थे वहां पे म्यूजिक पर, कश्मीरी म्यूजिक पर, बाकी वाद्य यंत्रों पर, जो भी कुछ परफॉर्मेंसेस थी, सब लोग वहां बैठे हुए थे। और डल के किनारे पर वो जो युवा बच्चे बच्चियां हैं वो डांस कर रहे थे। मैं आपको अपनी प्रसन्नता बयान नहीं कर सकती, तो मेरा तो उठने का मन ही नहीं हो रहा था उन बच्चों को देख देख कर। वितस्ता कार्यक्रम, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब वो डीबंकिंग द मिथ वाली बात आती है कि जो ये एक मिथ मेकिंग रैकेट चल रहा था देश दुनिया में, उसको डीबंक करना जरूरी था, और वो कृत्यों से ही किया जा सकता है, काम से ही किया जा सकता है। तो वो उस काम से हमने जो है उसको डिबंक किया और खुशी से देखने को मिला। अब ये देखिए, ये लाइट्स हैं,
आप बताओ ये इससे सुंदर कृति क्या होगी कि अगर इसके नीचे आप छोटा सा दिया लगाएंगे। एनवायरमेंट फ्रेंडली एसडीजी गोल्स की हम बात करते हैं तो एसडीजी गोल आप अगर ये थर्मोकोल के बनाओगे या मेटल के तो प्लास्टिक के बनाओगे या कुछ रबर लटकाओगे कुछ भी करोगे तो सोचो क्या होगा। मगर ये मिट्टी से एक तो बनाने वाले का घर रोजी रोटी चलती है, दूसरा एनवायरमेंट फ्रेंडली है, तीसरा कितनी सुंदर है, इट्स सो ब्यूटीफुल। और ये सब कलाकृतियां जो है ये वाटर बॉटल्स है। आप बताओ इस वाटर बॉटल का इस्तेमाल जब आप करते हैं सुंदर भी यूटिलिटी भी, और जब टूट जाए तो नहीं ले सकते आप। काफी कूल है, काफी कूल, रियली कूल टू कीप द वाटर कूल ऑल्सो। ये लकड़ी से बना हुआ कलाकृति है और ये जो है क्राफ्ट जो है भारत के कई क्षेत्रों में होता है, बनारस में भी है और चिनपटना जो कर्नाटक में है उनके भी खिलौने हैं। ये काम देखिए दोनों में अलग है। ये दूसरी पेंटिंग है, ये इनामल पेंट है जो ज्वेलरी के ऊपर होता है, तो ये इनामल पेंट वाला हाथी है। इसको रागिनी बोलते हैं। ये विभिन्न रागों के ऊपर जो है ये लकड़ी का पर्दा है, डिवाइडर है जिसपे अलग अलग पेंटिंग की गई है। और ये बिल्कुल अलग जो हमारे मंदिर हैं वो शिव पार्वती जी की, ये वो रचना जो है वो दिखाई गई है और ये दक्षिण भारत की कृति है। तो ये सब चीजें आप बताओ कौन दिखाएगा? हमारा इन हाउस टैलेंट। और कहीं मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग शायद ये देखिए ये कश्मीर भी हो सकता है, लद्दाख भी हो सकता है और सिक्किम भी हो सकता है। तो ये बेसिकली बुद्धिस्ट टिबेटन हिमालयन आर्ट कह सकते हैं और वुड क्राफ्ट है। और ये सामने जो है ये गुजरात, ये जो सफेद वाला शीशे के साथ है गुजरात का काम है। ये टेराकोटा की हनुमान जी की मूर्ति। कमरे के अंदर चले तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए ये जो लैंप है ये सरस्वती जी हैं जो कि मॉडर्न तरीके से क्राफ्टेड है, लेकिन सब कुछ हाथ से और डिफरेंट टेक्निक, बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक है जिससे इसको इस्तेमाल किया गया। काशी विश्वनाथ धाम लकड़ी की क्रिएशन, जो वेस्ट लकड़ी है उस लकड़ी से ये बनाया गया। और ये भारत का संविधान जो कि पूरा का पूरा हैंडक्राफ्टेड था जब बना था, और भारत की परंपराओं को दर्शाते हुए ये देखिए द यूनियन चैप्टर 1 भगवान बुद्ध की पेंटिंग है। सारा कुछ हाथ से। इसको मतलब भारत का संविधान तो एक चीज है, लेकिन कलाकृति के रूप में भी आप देखें, ये देखिए ये आंध्रा का लेदर पपेट, ये असम का जो पूजा के लिए और सर्वर के रूप में इस्तेमाल होता है, तो ये असम का। और जो गमछा है, गमछा प्रधानमंत्री अक्सर दिखते हैं इसको अडॉर्न करके। जी। और नहीं, मगर आप सोचिए पसीना पहुंचने के लिए इतनी सुंदर कोई चीज बनाता है, ये भारत में ही संभव है। और सस्टेनेबल, क्योंकि कॉटन है, आप बार बार इस्तेमाल करके धो के दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको उतना कागज फेंकने की जरूरत नहीं है, आपको उतना वेस्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए ये लेदर पपेट्स है, ये मधुबनी है, ये एक और फोक आर्ट फॉर्म है जिसको मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, डिफरेंट फोक आर्ट फॉर्म है। मधुबनी जैसा दिखता है पर ये मधुबनी नहीं है। ये गॉन पेंटिंग है। ये डॉट्स के साथ, ये एक अलग स्वास्तिक मगर डॉट्स के साथ ये यंत्र है हमारा जी। तो हर चीज आप देखिए, हर चीज की एक स्टोरी है, हर चीज की स्टोरी, कंटिन्यूटी है जी हजारों सालों जी से, सैकड़ों सालों जी। की।
जी। और फिर वो ये दर्शाता है कि कैसे एक आम भारतीय का जीवन एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है जी। जिसकी बार बार अब दुनिया बात कर रही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स चाहिए हमको, और लिविंग हेरिटेज। लिविंग हेरिटेज मतलब आप मुझे बताइए, ये कलाकृतियां जो आम जन ने बनाई हैं, आम नागरिक, आम कलाकार जो अपनी कला के प्रेम के लिए ही जीवित है, ये उनके हाथ की बनी हुई सुंदर सुंदर चीजें हैं। एक एक चीज को अगर हम उठा के देखें तो पता चलता है कि भारत की परंपराएं किस प्रकार से आज तक जीवित है। ये ढोकरा जो कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र का मेटल क्राफ्ट ब्रॉन्ज एंड ब्रास की कास्टिंग है, और ये लकड़ी जी, ये वुडन में है, ये वुड में। और देखिए अंदर तक श्राइन पूरा बनाया हुआ है। ये पूरा श्राइन जो है उड़ीसा के जैसे टेम्पल्स हैं, ये अंदर तक ऐसा ऊपर शेल्टर के नीचे वो मंदिर है, पर ये पूरा जी जी कल्चर जी। आपने कहा कि यहाँ पर प्लेंटी का प्रॉब्लम है हमारे हाँ जी, हम क्या दिखाएं और कितना दिखा पाएंगे जी जी जी। उस टाइम फ्रेम में वो बहुत और जितना दिखाएंगे उतना कम है। ये खाली पीप इनटू द कल्चर है, ये कल्चर पूरा नहीं है। हमारे जो कलाकृति हैं और लोगों की जो संभावनाएं हैं और लोगों के जो स्किल्स हैं, वो स्किल सेट कुछ और है। अब मुझे कभी कभी तकलीफ होती थी, मैं पहले बड़े प्राउडली मैं ये सब डिस्प्ले करती हूँ, लेकिन मेरे को कभी दुख होता था कि ये सब बनाने वाले लोगों को हम अनस्किल्ड की कैटेगरी में डालते हैं। आप सोचिए, ये अनस्किल्ड है। मुझे तो लगता नहीं कि भारत में कोई एक प्राणी भी होगा जो अनस्किल्ड होगा, क्योंकि किसी को कढ़ाई आती होगी, किसी को बुनाई आती होगी, किसी को मिट्टी का काम आता होगा, किसी को चीजें पेंट करना आता होगा, पोतना आता होगा, रंगोली बनानी खाना बनाना आता होगा। अनस्किल्ड की कैटेगरी में तो कोई भारतीय हो ही नहीं सकता। मगर तकलीफ कि ये सब कारीगरों को, कलाकारों को हम लोग अनस्किल्ड कैटेगरी में डालते थे। जो हर भारतीय कुछ न कुछ आर्ट फॉर्म में जी पारंगत है, बिल्कुल पारंगत है। और मैं कहती हूँ सबसे बड़े फैशन डिजाइनर्स भारतीय हैं, क्योंकि आप किसी साधारण से साधारण व्यक्ति को देखें तो वो साधारण से साधारण व्यक्ति भी तो तय करेगा कि आज मुझे लाल साड़ी पहननी है, नीला ब्लाउज पहनना है, या मुझे ये वाली कढ़ाई करनी है और मुझे इस रंग का धागा चाहिए, मुझे आज अपने हाथ से ये सिलना है या बनाना है, बुनना है। टेलर को बताना है कि कहाँ पे गोटा लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा, क्या होगा। हर भारतीय तो डिजाइनिंग के मामले में, कल्चर के मामले में और अपकीप के मामले में दीवारें सजाना, रंगोली बनाना, ये सब तीज त्योहार पे करें चाहे कभी करें, लेकिन करते तो सब है, सब जानते हैं और सब जानते हैं, और अप्रिसिएशन है आर्ट की। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम सरस्वती माँ जो कि विद्या की देवी हैं, उनके श्री चरणों में बैठे हैं। मैम, इन्हीं कलाओं से जुड़ा एक इवेंट रखा गया है सरकार के द्वारा। नेशनल गैलरी फॉर मॉडर्न आर्ट्स में तमाम जो स्पाउसेस हैं हेड ऑफ स्टेट्स के, वो भी जाएंगे। उस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो जो पूरा क्यूरेट किया गया है वो न सिर्फ भारत की संस्कृति बल्कि पूरी जो मानव सभ्यता है उसको आप दर्शाएंगे वहां। भारत की एक तो कल्चर कॉरिडोर है जो भारत मंडपम में है, वो अपने आप में बहुत विशेष कॉरिडोर क्रिएट हुआ है, जिसमें विभिन्न G20 देशों से बहुत सारी बड़ी महत्व की कलाकृतियां आई हैं, क्योंकि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। चाहे ऋग्वेद के काल से लेकर बाद तक के, वैदिक काल से आज तक, यहाँ पर लोकतंत्र हमारी परंपराओं में है और उसको हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। तो चाहे अमेरिका से आया हुआ जो है चार्टर है उनका, चाहे ह्यूमन राइट चार्टर है फ्रांस का, चाहे कोरिया से आया हुआ जो उनका पहला इलेक्शन हुआ था 1400 कुछ का, और वो है मोनालिसा है। भारत की तरफ से हमारी एक ऋग्वेद की ऋचा का कृति है जिसमें संबद्धत्वम समगजत्वम
संवो मनांसी जानताम वाला जो श्लोक है वो है, तो ब्रॉन्जेस है, कई चीजें हैं। तो एक वो कॉरिडोर है। दूसरा एक स्पाउसेस जो उनकी पत्नियां हैं, जब मेन डे इवेंट होगा तो उनको ऑक्यूपाई रखने के लिए और उनको भारत की परंपराओं से अवगत कराने के लिए एक और इवेंट है। वो उसकी शुरुआत है पहले इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट से, क्योंकि वो भी खाली एंटरटेनमेंट टाइप इवेंट नहीं है, वो बहुत ही सब्सटैंशियल इवेंट है। और उस सब्सटैंशियल इवेंट में एक तरफ मिलेट्स, ईयर ऑफ द मिलेट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने में कैसे मदद करते हैं, या दूसरी तरफ मिलेट से जो फूड सिक्योरिटी है वो कैसे बढ़ती है। साथ ही कम पानी के अंदर कम खपत के साथ हम अधिक प्रोडक्शन कर पाएंगे और ज्यादा न्यूट्रिशियस भोजन होगा, तो कई किस्म की जो चीजें हैं, बीमारियां हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, उनको दूर किया जाएगा। और डायबिटिक से लेकर जो कई किस्म के एलर्जिक रिएक्शंस हैं शरीर के, उनको ठीक किया जाएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता की जब बात होती है तो उस समय पर हम मोटा अनाज ही खाते थे, जो कि वहां की ग्रेनरी से निकला है, वहां की चीजों से निकला है, और भारत का भोजन है ये। तो शुरू में उनको वो दिखाया जाएगा। साथ ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी और लैब जो है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की, जहाँ पे विभिन्न प्रकार की प्रजातियों पर रिसर्च होती है, बीजों पर रिसर्च होती है, पौध कैसे बननी है वो काम होता है, तो उसका इनको थोड़ा सा एक्सपोजर मिलेगा। दूसरा, फिर उसके बाद हमारा आता है कला और संस्कृति से संबंधित। तो एक एग्जीबिशन है एनजीएमए में, जिसका नाम है रूट्स टू रूट्स, ROOTS यानी जड़ें, और रूट्स यानी रास्ते। तो जड़ों से जुड़े हुए जो हमारे तमाम रास्ते हैं जो पूरे विश्व की धरा पर फैले हुए हैं, तो उनको ट्रैक करने का रूट्स टू रूट्स जो है वो हमारी एक अपने आप में बहुत बड़ी एग्जीबिशन है, बहुत सुंदर एग्जीबिशन है। और भारत की परंपराओं को, भारत की सभ्यता संस्कृति को और पुरातत्व जो हमारा संरक्षण है उसको दिखाने का प्रयास है, जहां पर सिन्होली से आया हुआ रथ भी शामिल है। सिन्होली से जो रथ, जो सबसे पुराना रथ मानव संस्कृति को एस्केवेट किया गया, कॉपर का रथ है, जिसमें सन जैसे साइंस है, सन की रेज जैसे कॉपर का रथ है, और उसकी ऊंचाई, लंबाई और वो सब देखने लायक है। वो पूरा का पूरा रथ, बल्कि 2 रथ ऐसे आगे पीछे खड़े हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि एग्जैक्टली कौन सा दिखाने वाले हैं, मगर वो रथ का प्रदर्शन भी वहां पे है। मैम, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो इस वक्त पूरी दुनिया में जो तेजी से बढ़ रही है, जितनी भी मेजर इकोनॉमीज है, लेकिन कल्चर इसमें कहाँ फिट होता है, कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? देखिए, कल्चर खुद अपने आप में इकोनॉमिक व्यवस्था का हिस्सा है, यानी अर्थव्यवस्था का हिस्सा जो है वो संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ है। भारत जब सोने की चिड़िया कहलाता था, उसका कारण यही था कि सब किस्म के स्किल्ड लोग यहाँ बसते थे। तो चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो आभूषण हो, चाहे वो पॉटरी हो, चाहे वो बाकी उस समय का ज्ञान विज्ञान हो, वो भारत में उपस्थित था। माँ सरस्वती के चरणों में ज्ञान और शिक्षा के पुजारी बैठे हैं, और ऐसा लगता है कि भारत की जब बात होती है, ज्ञान शिक्षा की बात होती है, तो चाहे वो वाद्य यंत्र हो, चाहे वो गायन हो, कितने ऐसी संस्कृतियां होंगी जो एक ही देश के अंदर 2-2 क्लासिकल स्कूल्स की बात कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ हिंदुस्तानी क्लासिकल है तो कर्नाटकी क्लासिकल भी है, हमारे यहाँ 6 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, और वो भी मंदिर की परंपराओं से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म, गायन, वादन, ये सब कला और विज्ञान का कोई अंतर्भेद नहीं था। मैं ऐसा मानती हूँ, और मैं ही नहीं मानती, भारत की परंपराएं ऐसा मानती हैं कि आर्थिक विकास अपने आप में संपूर्ण नहीं हो सकता जब तक सभ्यता संस्कृति की सौंध उसमें ना हो, खुशबू उसमें ना हो। वो ऐसा होगा कि कोई शरीर बिना आत्मा के। तो भारत की परंपराओं में आत्मा और मनुष्य का शरीर दोनों का मिलन और दोनों को एक साथ चलना, आगे बढ़ना जरूरी है। तो जहां भारत एक तरफ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अच्छा कर रहा है,
दूसरा, सभ्यता संस्कृति भी साथ लेकर चले, और जैसा प्रधानमंत्री जी लगातार कहते हैं कि विकास भी और विरासत भी, तो भारत की विरासत पीछे ना छूटे, इस तरीके के विकास में हम ना उलझे। विकास भी और विरासत भी। विकास भी और विरासत भी, इसी मंत्र के साथ भारत G20 के तमाम देशों का स्वागत करने के लिए तैयार है, और भारत ये बताएगा कि न सिर्फ आर्थिक महाशक्ति बल्कि कल्चरल माइट, सॉफ्ट पावर जिसको भारत का कहते हैं, वो भी पूरी दुनिया इस बार देखेगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।